बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईटा 2020 सेशन के सिलसिले में जो क्लास है उसमें जो चैप्टर 4 उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, फ़ोटो रेस्पायरेशन। ये जो फ़ोटो रेस्पायरेशन बेसिकली ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक आप कह सकते हैं प्रोसेस है जो चल रहा है, और ये फ़ोटो रेस्पायरेशन जो है वो इसको हम फ़ोटो रेस्पायरेशन कहते क्यों हैं। देखें, सबसे पहले बात ये कि रिजेंबल करता है रेस्पायरेशन के साथ, यानी हम यहाँ पे ऐसे मैं ये लिख देता हूँ कि इट रिजेंबल्स रेस्पायरेशन। कैसे जी? कि इट यूजेस O2 एंड लूजेस CO2। ये जो प्रोसेस होगा इसके दौरान क्या होगा, ऑक्सीजन जस्ट लाइक रेस्पायरेशन जो होती है वो यूटिलाइज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या है, रिलीज़ हो रही होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, रेस्पायरेशन से जो है वो रिजेंबल कर रहा है। और दूसरा जो ना यहाँ पे जो वर्ड फ़ोटो आ रहा है, फ़ोटो का मीनिंग क्या होता है, लाइट। उस लिहाज से ये क्या करेगा कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब ना अगर प्रेजेंस ऑफ लाइट में ये हो रहा है तो उसकी भी ना अगर हम देखें फर्दर कि जैसे फोटोसेंसिस है उसके लिए लाइट चाहिए तो वो डे टाइम में होगा। तो आप इसके साथ, यानी ये MCQs की वो बातें हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या होगा, अकर्स ओनली इन डे टाइम। ठीक है, ये डे टाइम में होगा। और सेकेंडली क्या होगा कि ये जो डिम लाइट है उसमें नहीं होता। वो भी मैं रीज़न्स बता देता हूँ कि वो क्या है, ये डिम लाइट में क्यों नहीं होगा। और सेकेंडली जो होता है ना, जो CO2 कंसंट्रेशन है, और वो भी कौन सी जी, लो कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या करेगी, इस प्रोसेस को जो है वो फेवर करेगी। या दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं जो O2 कंसंट्रेशन है, लेकिन O2 की क्या होगी, हाई कंसंट्रेशन, यानी CO2 की लो और O2 की हाई कंसंट्रेशन होगी, इट विल आल्सो फेवर दिस प्रोसेस। अब ना यहाँ पे मैं साथ ही ना थोड़ा सा एक बात कर देता हूँ टेम्परेचर की भी। जो हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो भी क्या करेगा, फ़ोटो रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है ना उसको फेवर करता है। और एक और बात साथ लिख लीजिएगा, इसमें ये पॉइंट्स ये नोट करते जाए कि इसमें क्या है, नो ATP प्रोड्यूस्ड है। ठीक है ना, ATP के लिहाज से क्या है, कोई गेन नहीं होगा, यानी ATP इसमें हमें मिलती ही नहीं है। हालांकि हम ना जैसा CO2 फिक्सेशन कर रहे थे ना, तो उसमें तो क्या था, ATPs को यूटिलाइज़ करके एक आप एनर्जी रिच कंपाउंड बना रहे थे, या रेस्पायरेशन में उसी एनर्जी रिच कंपाउंड को आपने ब्रेक किया था तो ATPs वापस मिले थे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोसेस के दौरान कोई ATP रिलीज़ या प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये एनर्जी गिविंग प्रोसेस नहीं है। फिर इसी के साथ में एक और लिख रहा हूँ, नो CO2 used or utilized। यूज़ भी आप लिख सकते हैं, या एक और भी ये वर्ड में लिख रहा हूँ, जैसे हमने कहा था ना कैल्विन साइकिल में
CO2 फिक्सेशन होती है तो इसके दौरान क्या होगा, किसी किस्म की जो वो फिक्सेशन भी नहीं होगी। तो अब आप खुद देख लें, ये सारे ना ये पॉइंट्स ध्यान में रखने के MCQs के लिहाज से हो सकते हैं कि डिम लाइट में नहीं होगी, बात समझ रही है कि डे टाइम में होती है, डिम लाइट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विल नॉट अकर, ठीक है। CO2 कंसनट्रेशन अगर लो है, O2 कंसनट्रेशन हाई है तो वो क्या करेगी, ये फेवर करेगी। हाई टेम्परेचर जो होगा वो भी क्या करता है, इसको फेवर करता है। अभी ये बात करते हैं कैसे, लेकिन इसमें किसी किस्म की CO2 फिक्सेशन भी नहीं होती और जो ATP है वो भी प्रोड्यूस नहीं होगी। बाकी ना यहाँ पे हम एक लिख देते हैं कि जो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होगा, लेकिन उसके ब्रेक डाउन से क्या है, एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही होती, ATPs हमें नहीं मिलते। अब वो क्या हैं, हम अब इस फोटो रेस्पिरेशन के वो जो स्टेप्स हैं उनकी तरफ आते हैं। लेकिन जब सब आप कैल्विन साइकिल पढ़ रहे थे, कैल्विन साइकिल में आपने क्या देखा था कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर एक ये कंपाउंड था 5 कार्बन कंपाउंड, जिसको आपने RUBP राइबोलोस बिसफॉस्फेट का नाम दिया था या 1,5 बिसफॉस्फेट भी कहते हैं। और बेटा आपने इसको ना कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर भी कहा था, ठीक है, कि ये बेसिकली क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा और CO2 को ये क्या करता है, एक्सेप्ट करेगा और एक 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो बना देता है। यानी अगर मैं यहाँ पे वो नॉर्मल वाले वो लिख भी दूँ ना प्रोसीजर, वो इस तरह से था कि ये RUBP है प्लस क्या होगा CO2, अब वो बीच में एक अनस्टेबल बनता है, फिर अनस्टेबल जो था वो कंपाउंड ब्रेक हो जाता है, तो उसमें हमने क्या कहा था कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये मैं PGA लिख रहा हूँ, वहाँ पे आपने 3 फॉस्फोग्लिसरेट बोला था, उसके बन जाते हैं। अब ये देख लें, ये 5 कार्बन वाला था और ये 3 कार्बन वाले क्या थे, 2 मॉलिक्यूल्स। बाकी वो कैल्विन साइकिल में आगे चल के क्या होंगे, ये ग्लिसरिक एसिड है ना या ग्लिसरेट था, वो एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो RUBP है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इसमें ये जो एंजाइम था ना RUBP के लिहाज से रुबिस्को आप इसको कहते हैं, ठीक है ना, राइबोलोस बाइसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, यानी ये जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या है जी, कार्बोक्सिलेशन हो रही है। और रुबिस्को यहाँ पे क्या है, किसके तौर पे काम कर रहा है, कार्बोक्सिलेज के तौर पे, कि इट विल ऐड कार्बन डाइऑक्साइड। ये नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक याद रखें कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब ये ऐड करता है तो मैं इसके साथ यूँ लिख रहा हूँ कि CO2 क्या होगी, जब वो एक्सेस में होगी तो ये क्या करती है, RUBP के साथ कंबाइन कर रही है रुबिस्को की हेल्प से। तो जब ना CO2 कंसंट्रेशन जब वो कम होती है और O2 कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब बेटे देखें, जैसा ये इसके साथ ना यूँ कंबाइन करेगा और यहाँ पे मैं ये लिख भी रहा हूँ कि ये क्या है, O2 क्या थी, नाउ इट इज़ इन एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा था ना CO2 कंसंट्रेशन लो होती है तो फोटो रेस्पिरेशन के लिए ये फेवरेबल कंडीशन है, और O2 कंसंट्रेशन हाई होगी तो फेवरेबल हो जाएगा फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो अब देखिए इसमें भी एंजाइम वही है, कोई एंजाइम जो हम चेंज नहीं कर रहे, वही एंजाइम है। वो ऑक्सीजन जब ऐड करेगा तो बेटा हम इस प्रोसेस को ना नाम देते हैं क्या जी, ऑक्सीजनेशन का। ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीजनेशन। और रुबिस्को यहाँ पे ऑक्सीजिनेस के तौर पे क्या है, काम करेगा। ये किसके तौर पे काम कर रहा है, ऑक्सीजिनेस के तौर पे।
लेकिन देखें यहाँ पे 5 कार्बन तो RuBP के थे ना, एक कार्बन CO2 का है, तो 2 मालिक्यूल 3 कार्बन वाले बन जाते हैं। यहाँ पे 5 कार्बन मालिक्यूल है वो O2 एक्सेप्ट करने के बाद वो स्प्लिट होगा और वो क्या करता है, 2 मालिक्यूल्स बनाता है। एक को मैं ये लिख रहा हूँ 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, जिसको आप ना PGA से भी लिख रहे थे और ये 3 कार्बन था। और दूसरा जो होगा ना यहाँ पे बनता है क्या जी, फास्फोग्लाइकोलेट। कौन सा बना, फास्फोग्लाइकोलेट, जो कि क्या है 2 कार्बन है। ये क्या था, 2 कार्बन होता है। अब देखें ये जो 2 कार्बन कंपाउंड है फास्फोग्लाइकोलेट, ये फिर बाद में क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो लूज़ करेगा और लूज़ करने के बाद ये क्या है, ग्लाइकोलेट के अंदर क्या है, चेंज हो जाता है, जो कि क्या था 2 कार्बन। अब ना इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो फास्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट जिसको कह रहे हैं ना, ये नॉर्मल प्रोसेस के जैसे कैल्विन साइकिल में हो रहा था उसी तरह से ये बना। तो ये फिर आगे ना कैल्विन साइकिल में चला जाएगा, वो G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनाएगा और उसके बाद यानी जो रिडक्शन फेज थी उसमें, और बाद में क्या होगा, रीजनरेशन के थ्रू ये क्या है RuBP दोबारा बना देगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ये PGAB कैल्विन साइकिल में चला गया, लेकिन जो ग्लाइकोलेट है जो 2 कार्बन कंपाउंड है ये कैल्विन साइकिल में यूटिलाइज नहीं हो सकता। ये क्या है, उसमें यूटिलाइज नहीं होगा। अब बेटे अगर ये यूटिलाइज नहीं हो सकता ना, तो हम ये कहते हैं कि ये जो ग्लाइकोलेट है ये फिर एक डिफरेंट रूट के थ्रू क्या करेगा, मूव करेगा। और एक बात ये नोट कर लें, ये जो मैंने स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं ना, ये एक्चुअली कहाँ पे हो रहा था, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। अब ये क्या होगा, वहाँ से क्लोरोप्लास्ट से ग्लाइकोलेट निकलता है और निकलने के बाद ये ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होगा ग्लाइसिन के अंदर। किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइसिन में, जो कि क्या एक 2 कार्बन है वो कंपाउंड कह सकते हैं। बेसिकली ये क्या एक अमीनो एसिड है। और ये किस में होगा ये प्रोसेस, ये बेटा प्रोसेस होता है पर ऑक्सीसोम्स के अंदर, कि ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो रहा है, किस में जी, पर ऑक्सीसोम्स के अंदर। अब क्या होगा, ग्लाइसिन अब पर ऑक्सीसोम्स से निकल के जाएगा किस में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इसमें यहाँ पे ये देखिए मैं 2 मालिक्यूल से लिख रहा हूँ, ये 2 मालिक्यूल से लिखे हैं, किसके, ग्लाइसिन के। ये कंबाइन करेंगे तो इसमें क्या है, एक नया जो वो कंपाउंड बनता है सेराइन, जो कि 3 कार्बन वाला होगा। लेकिन देखें ये 2 कार्बन वाले थे ना, तो एक कार्बन जो होगी वो CO2 की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी। और ये वाला जो स्टेप होता है, ये प्रोसेस है, ये कहाँ पे हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये किस में हो रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये ना ग्लाइसिन और सेराइन जो दोनों हैं ना, ये क्या होंगे, अमीनो एसिड्स हैं। बेसिकली ये क्या है, दिस बोथ आर द अमीनो एसिड्स। अब इस तरह से ना क्या था, ये RuBP से आपने शुरू किया है। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन भी लिख देता हूँ ना, तो बिल्कुल आसान सी बात, इधर देखिए ना, RuBP प्लस O2 करेंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, यानी फास्फोग्लिसरेट प्लस क्या है, सेराइन। लेकिन इधर क्या होगा, RuBP में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और जब सेराइन बना CO2 क्या है, लूज़ हो रही है। और यही हमने शुरू में क्या दिया कि ये क्या करता है, इट यूजेस O2 एंड लूजेस CO2। अब देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे जाके लूज़ हो रही है, जब ग्लाइसिन कन्वर्ट हो रहा है सेराइन में, और कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये बेटे सारी बातें जो है ना वो MCQs में आ सकती हैं, तो इस तरह से आपने इनको याद रखना है। अच्छा बेटा, ये जो यहाँ पे ना सेराइन बन गया, तो जो एक्चुअल फोटो रेस्पिरेशन थी ना, जिसमें हमने कहा कि इट यूजेस O2 एंड लूजेस CO2, वो ना यहाँ तक जस्टिफाई हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ
कि जो फोटो रेस्पिरेशन में उसमें सबस्ट्रेट क्या होगा, आरयूबीपी और ऑक्सीजन, जबकि प्रोडक्ट जो बनती है ना फाइनली उसमें क्या है, सीराइन है और CO2 लूज़ हो रही है और साथ में PGA फास्फोग्लिसरेट भी होगा। लेकिन सीराइन तक के जो बनने का प्रोसेस है ना, ये फोटो रेस्पिरेशन है कि यहाँ पे आके CO2 लूज़ हो चुकी थी। अब बेटा ज़रा एक और कीजिएगा, ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसको आप ना फोटो रेस्पिरेशन कह रहे हैं, मैंने इसमें किसी स्टेप के ऊपर ना कोई ATP या एनर्जी की बात नहीं की है, कोई एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ नहीं हो रही और ना ही वो लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करके इससे जब वो हम कोई एनर्जी रिच कंपाउंड बना रहे हैं। लेकिन ये लाइट की प्रेजेंस में होता है भाई, फिर लाइट का रोल क्या है। असल में देखिएगा एक बिल्कुल आसान सी बात यहाँ पे अगर MCQ में भी आए ना, लाइट जब वो किस तरह से फोटो रेस्पिरेशन को जब वो फेवर कर रही होती है। देखें जब मॉर्निंग में मैंने कहा कि डिम लाइट थी, रात के वक्त तो चलें फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है, मॉर्निंग में या एट डॉन क्या होगी, जब डिम लाइट थी तो उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होती है वो स्टार्ट होगी। अब आपने पढ़ा हुआ है कि रात को चूँकि रेस्पिरेशन कंटिन्यू होती है तो मीज़ोफिल जो टिश्यू थी ना उसमें CO2 कंसनट्रेशन ज़्यादा है, मीज़ोफिल सेल्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी और ये क्या है, फेवरेबल है किसके लिए जी, कार्बोक्सिलेशन के लिए। बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी कार्बोक्सिलेशन। अब ना जैसे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है CO2 कंज्यूम होना शुरू हो गई, उसकी कंसंट्रेशन फॉल करेगी, लेकिन O2 लूज़ हो रही है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़। अब जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी जब बढ़ती जाएगी, सूरज जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना तो लाइट इंटेंसिटी दैट विल इंक्रीज़, तो उसके साथ क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी जब वो इंक्रीज़ करेगा। अब जैसा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ करता है उसके साथ क्या होगा कि जो CO2 कंजम्पशन है वो बढ़ रही है तो CO2 की कंसंट्रेशन लीफ के अंदर बहुत ज़्यादा फॉल करना शुरू कर देगी और O2 की जो है वो इंक्रीज़। हालांकि क्या है कि स्टोमेटा भी ओपन हो जाएंगे, बाहर से O2 आ रही है, लेकिन देखें जितना तेज़ी के साथ CO2 कंज्यूम हो रही थी और बाहर से CO2 आ रही है तो वो फोटोसिंथेसिस के रेट को उस तरह से कंपनसेट नहीं कर रही होती। तो हम ये कहते हैं कंटिन्यूसली क्या करेगा, CO2 लेवल फॉल करता जाएगा कहाँ पे, लीफ के अंदर। जबकि O2 जो प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है वो लूज़ हो रही है स्टोमेटा के थ्रू, एयर में जा रही है, लेकिन क्या होगा, इतना तेज़ी से वो डिफ्यूज़ भी नहीं कर रही, तो O2 की कंसंट्रेशन क्या है, इंक्रीज़। अब ये देखें ना दोनों बातें होंगी, फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज़ होने से CO2 कंसंट्रेशन लो होना शुरू होगी और हाई फोटोसिंथेसिस रेट की वजह से क्या है, O2 कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगी। और मैंने यही बातें दोनों कही हैं कि दे विल फेवर फोटो रेस्पिरेशन। मेरे ख्याल में रीज़न समझ आ गई होगी कि लाइट जो होती है ना वो डायरेक्टली उस कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन में लाइट एनर्जी कोई यूटिलाइज नहीं हो रही, लेकिन लाइट जो होती है ना वो फोटो रेस्पिरेशन को पॉसिबल कैसे बना देती है, ये थी कंडीशंस कि इट विल प्रोड्यूस लो कंसंट्रेशंस इन ऑफ CO2 इनसाइड द लीफ एंड O2 कंसंट्रेशन हाई इनसाइड द लीफ। जब फॉल कर रही है CO2 और O2 इंक्रीज़ कर रही है, दिस इज़ एक्चुअली फेवरेबल कंडीशन फॉर फोटो रेस्पिरेशन। और वो किस वजह से हुई है पॉसिबल, व्हेन लाइट इंटेंसिटी हैज़ इंक्रीज। अब देखें जिस वक्त ना यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा एक बैलेंस की बात भी कर देता हूँ, ये 2 ग्लाइसिन आप लेंगे ना, अब देखिए MCQ के लिहाज से आ सकता है कि 2 ग्लाइसिन यूज़ करोगे तो 1 सीराइन, ये MCQ बन सकता है। और ये जो 2 ग्लाइसिन है अगर आपको चाहिए ना तो देखें एक RUBP से हमें 1 ग्लाइसिन मिलता है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 2 ग्लाइसिन लेने के लिए हमें क्या है, 2 RUBP मालिक्यूल्स हैं वो यूटिलाइज़ करने पड़ेंगे, तब जाके क्या होगा 2 ग्लाइसिन के आपको मिलेंगे। और अगर ये 2 ग्लाइसिन के मिल रहे हैं ना तो भाई आप कह सकते हैं 1 सीराइन बनेगा। तो अब ना देखें इनडायरेक्ट अगर MCQ पूछा जाता है ना कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीराइन इज़ प्रोड्यूस
बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ हाउ मैनी RuBP मालिक्यूल्स। तो उसका एक सिंपल सा आंसर है यहाँ पे कि RuBP के अगर आप क्या करते हैं, ये 2 लेंगे तो 2 फास्फोग्लिसरेट और 2 फास्फोग्लाइकोलेट, और वो 2 फास्फोग्लाइकोलेट से 2 ग्लाइकोलेट आपने बना लिए और उन ग्लाइकोलेट से आपने ग्लाइसिन बना दिया, फिर क्या एक सिराइन बना। ये देख लें यहाँ पे ये क्या था, ये वो आप कह सकते हैं एक बैलेंस्ड मैंने प्रोसेस लिख दिया, और मैंने क्या बोला है, सिराइन जब बन जाता है तो ये फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब एक देखें, ये जो CO2 लूज़ हो रही है, गौर करने वाली बात है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि देखो ये हमने यहाँ पे लिखा है ना, PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मालिक्यूल्स से जी, आपके पास ये 2 मालिक्यूल्स बने हैं, यानी एक से एक था, 2 RuBP से 2 मिल गए, और ये 3 कार्बन वाले थे, तो टोटल ना PGA की सूरत में कितनी कार्बन हमारे पास 6 हैं। फिर इसी तरह से देखें, जो आपने ना ग्लाइकोलेट बनाए थे, 2 ग्लाइकोलेट होंगे तो उसमें क्या था, शाबाश 2 कार्बन थे एक में, तो टोटल 4 कार्बन, ये 10 कार्बन्स बनते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, जब ये प्रोडक्ट फाइनल होगा ये प्रोसीजर, तो उसमें PGA के सूरत में यानी 2 मालिक्यूल्स थे तो 6 कार्बन ये रह गए, 1 मालिक्यूल आपके पास किसका है, सिराइन का है, 3 कार्बन ये 9 कार्बन से अभी यानी 2 कंपाउंड्स के अंदर मौजूद हैं। तो एक जो कार्बन है ना, वो क्या था जी, शाबाश CO2 की फॉर्म में जब वो लूज़ हो गया, तो भाई ये कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फॉर्म में लूज़ हो रही है, ये कहाँ से लूज़ हो रही है, जब ये ग्लाइसिन जब वो सिराइन में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान ये CO2, और ग्लाइसिन कहाँ से आपको मिल रहा है, RuBP से। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो कैल्विन साइकिल था जिसमें रूबिस्को एंजाइम जो था वो CO2 फिक्सेशन कर रहा था, वो जो एयर की कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट बनाता है, वो फिक्सेशन दे। यहाँ पे तो क्या है, ये फोटो रेस्पिरेशन के दौरान हम ये कह सकते हैं कि वो जो RuBP है वही स्प्लिट होकर CO2 लूज़ कर रहा है। अब बेटे खुद सोचें, ये जो प्रोसेस है जिसमें CO2 लूज़ हुई है वो एक यूज़फुल मालिक्यूल था, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर था, वही क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। जब ये स्प्लिट हो गया, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड जब वो लूज़ हुई, ठीक है, वो एक तरफ, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होगा भाई, RuBP का नंबर कम होना शुरू हो जाएगा। अब जब RuBP कम होंगे, CO2 एक्सेप्टर कम होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी कम। एक रीज़न ये। दूसरी रीज़न ये सुन लें इधर, अभी तक तो मैंने ये सिराइन तक का ना आपको बता दिया कि ये फोटो रेस्पिरेशन था और यहीं तक ये प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ बुक्स में ना वो करता भी है, डायग्राम के अंदर ना इसका पूरा रूट आपको समझाने की कोशिश करता है कि ये सिराइन आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया में बना था ना, यहाँ से ये वापस जाएगा किस में, सिराइन जब वो जाता है पर ऑक्सीसोम के अंदर, ठीक है ना, और जैसा ये पर ऑक्सीसोम में जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ जी, ग्लिसरेट के अंदर या ग्लिसिक एसिड कहते हैं, उसमें भी 3 कार्बन हैं। कहाँ पे ये हुआ, देखें सिराइन माइटोकॉन्ड्रिया में बना था, ये सारे MCQs हैं, और सिराइन अब वापस क्या है, फिर ऑक्सीसोम में जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरेट में, और ग्लिसरेट जब वहाँ से अब वापस जाएगा किस में जी, शाबाश क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और वहाँ से फॉस्फेट लेने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शाबाश PGA में। दोबारा सुन लें कि सिराइन तक तो ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन ये हो गया, लेकिन भाई हमने सिराइन को यूटिलाइज़ भी करना है। अब अगर आपने वापस उसको कैल्विन साइकिल के लिहाज से यूटिलाइज़ करना है तो क्या होगा, सिराइन को आप पर ऑक्सीसोम में भेजेंगे और वो ग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट होगा, और ग्लिसरेट जो है फिर पर ऑक्सीसोम से वापस जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, फॉस्फेट ग्रुप के एडिशन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोग्लिसरेट में। और ये देखें ना, हमने पढ़ा था कि नॉर्मली फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसिक एसिड जो बनता है
फिर वो जिस साथ ना उसके यानी NADPH के थ्रू रिडक्शन होगी, वो एल्डिहाइड G3P में कन्वर्ट होगा और बाकी वो फिर इस तरह से साइकिल चलना शुरू। इसका मतलब ये है सिराइन जो है वो वापस फिर किस में जाएगा? शाबाश, ये जो हमने कहा है ना, ये PGA में जब बना तो ये PGA किस में है? चला जाएगा वापस कैल्विन साइकिल में। और रीज़न मैंने अभी आपको बता दी, इसमें क्या था, ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा था? शाबाश, पर ऑक्सीसोम्स के अंदर। और ये अब कहाँ पे हो रहा है? शाबाश, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जब PGA बना तो कैल्विन साइकिल में ये कंज्यूम हो गया, यानी वापस चला जाएगा। लेकिन हमने जो शुरू में कहा कि फोटोसिंथेसिस की जो एफिशिएंसी है ये कम कर देगा, और कितने ये परसेंट एफिशिएंसी जब वो डिक्रीज़ करेगा? हाँ जी, एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस, और ये कितनी है? अप टू 25%। ये क्या होगा? 25% तक जब वो क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी कम कर देता है। और क्यों कम कर देता है बेटा? ये जो था ना, एक अननेसेसरी एक पाथवे पे आपका जो RUBP है वो यूटिलाइज हो गया, और सिर्फ यूटिलाइज ही नहीं हुआ, ठीक है, उसके PGA बना था, वापस कैल्विन साइकिल में हुआ, लेकिन RUBP ब्रेक डाउन हुआ है कि और उसकी CO2 लूज़ हुई है। तो देखें ना, ये सिराइन वापस ग्लिसरेट में कन्वर्ट होकर दोबारा कैल्विन साइकिल तक पहुंच गया, लेकिन एक क्या है, लॉन्ग रूट है, आल्टरनेट रूट के साथ आ रहा है। प्लस जो दूसरा नुकसान था, इधर देखें ना, आपने 2 RUBP को ब्रेक किया ना, तो PGA के 2 मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट आपको मिले हैं, और आखिर में सिराइन जब आपने कन्वर्ट किया ना वापस PGA के अंदर, तीसरा मॉलिक्यूल वो मिला। मतलब ये है कि जब मैं 2 RUBP को यूटिलाइज़ करूँगा, फाइनली मुझे जो फास्फोग्लिसरिक एसिड मिलेंगे वो कितने होंगे? 3। या आप ये MCQ के लिहाज से ध्यान में रखना है कि जो नॉर्मल फोटो रेस्पिरेशन थी उसमें एक RUBP से आपको 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड और 1 सिराइन मिलता है, और जैसा सिराइन भी जो होगा वापस माइटोकॉन्ड्रिया से होता हुआ पर ऑक्सीसोम और क्लोरोप्लास्ट में आएगा, वो फिर सिराइन भी फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास टोटल जो होंगे फास्फोग्लिसरेट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3। लेकिन नॉर्मल प्रोसीजर में अगर आप देखें बेटे, आप अगर एक RUBP को ब्रेक करते हो तो 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड मिलेंगे, और अगर 2 RUBP लेंगे, 2 CO2 यूज़ होंगे, तो आपको कितने PGA मिलेंगे? 4 PGA, फास्फोग्लिसरेट के 4 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या है, 2 ये थे PGA के, आखिर में 1 ये मिल गया, 3। तो देखें 3 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी नहीं हुई, बल्कि RUBP कार्बन जो थी वो CO2 की फॉर्म में क्या है, लूज भी होगी। तो इस वजह से किया जो प्रोसेस है ना, ये प्लांट्स के लिए जब वो कोई एडवांटेजियस नहीं है, डिसएडवांटेजियस है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर भी कम हो रहा है, दूसरी तरफ क्या, जब एक्सेप्टर कम होगा CO2 फिक्सेशन कम हो जाएगी, और तीसरा क्या होगा कि वो इतना लॉन्ग रूट के थ्रू जब वो ग्लिसरेट जब वापस आएगा तो वो फोटोसिंथेसिस की जो होती है ना एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। होपफुली ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन इतना याद रखें, अगर MCQ में आता है ना कि विच वन इज़ नॉट द स्टेप ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, वो ये 2 आखिरी जो मैंने लिखे हैं ना कि सिराइन से ग्लिसरेट का बनना और ग्लिसरेट से फास्फोग्लिसरिक एसिड का बनना, ये दोनों जो है ना ये फोटो रेस्पिरेशन के जो हैं वो स्टेप्स नहीं हैं, ठीक है ना। तो लेकिन मैंने वो पूरा पाथ आपको बता दिया कि ये सिराइन जब वापस यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे ना वो जो मैंने आखिर में लिखा था कि इसमें कोई और उस ऐसा यूज़फुल प्रोडक्ट नहीं बन रही, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है। अब मेरे ख्याल में अगर आपसे कोई पूछे, बड़ा आसानी से आप कह सकते हैं कि जो ब्रेक डाउन होगा वो क्या होगा, RUBP, राइबोलोज बाइसफॉस्फेट जो कार्बोक्सिलेज है, वो क्या है, एक यानी कार्बोहाइड्रेट है ना,
फास्फोराइलेटेड शुगर है, पेंटोस शुगर में आता है कीटोनिक शुगर, वो ब्रेक हो रही है। यानी फॉर्मेशन नहीं हुई बल्कि क्या हुआ, एक आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो लूज़ कर दिया, वो ब्रेक हो रहा है, बना कोई नहीं, कोई एनर्जी कैप्चर नहीं हुई, कोई एनर्जी रिलीज़ भी इस प्रोसेस में नहीं हुई। टेम्परेचर की मैंने एक बात की ना, यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है कि हाई टेम्परेचर आल्सो फेवर्स फोटो रेस्पायरेशन। देखिए बेटे, जो फोटो रेस्पायरेशन के जो चांसेस हैं ना, जब बढ़ जाते हैं तो कब ये इंक्रीज़ होंगे, उसके बिहाइंड रीज़न क्या होती है, मैं उसका आसान सा आपको बता देता हूँ। मैंने क्या कहा था, जब with an increase in light intensity rate of photosynthesis will increase, तो क्या होगा, हाई रेट था फोटोसिंथेसिस का, continuously more and more CO2 has been consumed, so its concentration is falling continuously inside the leaf। जबकि क्या है, एट द सेम टाइम O2 is also released during photosynthesis and its concentration is increasing inside the leaf। तो वो जो लो CO2 थी और हाई जो है वो O2, वो हम कहते हैं वो फेवर कर रही थी। लेकिन बेटे देखें, ये जो था ना लाइट इंटेंसिटी कब इंक्रीज़ करेगी, एज द सन विल राइज हाई एंड हाई। ऐसा है ना, जैसे सूरज ऊपर जाता जाएगा लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ जब वो टेम्परेचर भी तो इंक्रीज़ करता है, धूप तेज़ होती जाएगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, जो प्लांट है उसको एक इवेपोरेटिव कूलिंग की ज़रूरत होती है। प्लांट को क्या होगा, इवेपोरेटिव कूलिंग की ज़रूरत होगी। अब वो इवेपोरेटिव कूलिंग जो है उसके लिए वो क्या है, ट्रांसपायरेशन जिसको आप कहते हैं। जब ट्रांसपायरेशन स्टार्ट करेगा तो बेटा ट्रांसपायरेशन जो होती है ना, वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होती। वजह क्या है, एक लिमिट से ज़्यादा वाटर जब वो लूज़ नहीं किया जा सकता। अब जब बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज़ कर दिए जाते हैं। यानी बाहर क्या था, बहुत हॉट एनवायरनमेंट होना शुरू हो गया, धूप तेज़ है, ठीक है ना, हॉट कंडीशंस हैं, उनमें क्या है, अब बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन जो है वो अफोर्डेबल नहीं है, तो फिर स्टोमेटा को क्लोज़ किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, लाइट तो अवेलेबल थी ना, स्टोमेटा तो बंद हो गए, बाहर से कोई कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर नहीं जा रही। जब लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा रही, उधर फोटोसिंथेसिस हो रही थी, तो CO2 क्या है, कंज्यूम हो रही है और O2 प्रोड्यूस हो रही है। CO2 कंज्यूम हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या है, विद द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा CO2 concentration will fall and O2 concentration will increase inside the leaf and this will favor photorespiration pathway। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसलिए हम ये कह सकते हैं, जो ब्राइट सनलाइट होगी और हॉट डे होगा उसमें क्या है, जो फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो फास्ट होगा, उसके चांसेस ज़्यादा। अच्छा बेटा, अब ना ये जो फोटो रेस्पायरेशन है, हम अब उस रीज़न की तरफ आएंगे कि ठीक है, प्लांट्स के अंदर इसका कोई हमें एडवांटेज तो नज़र नहीं आया, इवन कि क्या है, हम कह रहे हैं 25% तक जो उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो रही है। तो भाई अब हम ना इसके जो एफिशिएंसी को भी कम कर रहा है, प्लांट के लिए भी यूज़फुल भी नहीं है। पहली बात, इसकी रीज़न क्या है कि ये हो क्यों रहा है। असल में क्या था कि देखिए, मैंने शुरू में भी एक बोला था कि यानी जब फोटोसिंथेसिस का हमने स्टार्ट लिया था और रेस्पायरेशन का, कि स्टार्ट के अंदर जो फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स थे वो वाटर यूज़ नहीं करते थे, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो एयर के अंदर कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। अब जैसा एयर के अंदर फ्री ऑक्सीजन नहीं थी ना, तो कैल्विन साइकिल में ये जो था ना, जो रुबिस्को है वो CO2 ऐड कर रहा था और वो नॉर्मल एक प्रोसेस था। लेकिन जब स्टार्ट के जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने वाटर यूज़ करना शुरू किया, अब उस वाटर के साथ क्या है, एयर के अंदर ऑक्सीजन आना शुरू हुई, तो क्या था कि फोटो रेस्पायरेशन के भी चांसेस बढ़ गए। यानी मीनिंग ये कि जिस वक्त ना रुबिस्को एंजाइम जो था ड्यूरिंग एवोल्यूशन प्रोड्यूस हुआ था, एट दैट टाइम देयर वाज नो ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। लेकिन जिस वक्त ना ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई, एंड व्हेन इट स्टार्टेड, व्हेन द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स स्टार्टेड यूटिलाइजिंग वाटर इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अब ना देखें, चूँकि एंजाइम पहले बन चुका था तो ये प्रॉब्लम अभी तक आ रही है। और ये वाला जो प्रोसेस है ना,
ये फोटो रेस्पायरेशन का जो आ रहा है, और साथ हमने कैल्विन साइकिल भी पहले पढ़ा हुआ है, उसको C3 पाथवे कहा था और उन प्लांट्स को हमने C3 प्लांट्स का नाम दिया था। तो याद रखें ये स्टार्ट के वो तमाम जो प्लांट्स हैं ना C3 प्लांट्स, उनके अंदर ये फोटो रेस्पायरेशन की प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे पास अब कुछ ऐसे प्लांट्स आ गए हैं जो कि क्या है, वो अब जो फोटो रेस्पायरेशन है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, यानी इसके जो फोटो रेस्पायरेशन के चांसेस हैं उन प्लांट्स के अंदर कम हो गए हैं। और इस वजह से फिर क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस की आप कह सकते हैं एफिशिएंसी है वो बढ़ गई है। अब ज़ाहिर है जिसका फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगी तो जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होगी, जो आप कह सकते हैं जो उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है फोटोसिंथेसिस के लिहाज से, वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो अब ना वो एक आप कह सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा पहले भी आपको ब्रीफ किया हुआ है, उसको हमने ना हैच स्लैक साइकिल का नाम भी दिया था, या हैच स्लैक पाथवे भी उसको हम कहते हैं, या दूसरा नाम इसको दिया था C4 पाथवे। ठीक है, और ये जो ना जो C4 पाथवे ना, इसको हम C4 साइकिल भी कह देते हैं। और उसमें पहले बात हो चुकी है कि C3 पाथवे इसलिए बोला था कि जो फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बनती है ना फास्फोग्लिसरेट, वो क्या होता है, एक 3 कार्बन कंपाउंड था। यहाँ पे हम बनाएंगे एक ऑक्सैलो एसीटेट, जो आपने पहले भी ना क्रेफ्ट साइकिल में भी नाम पढ़ा हुआ है, वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, और वो जो है ना फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनती है इस C4 पाथवे, इसलिए हम इसको C4 साइकिल भी कह रहे हैं। अब देखें ये जो है ना जो C4 पाथवे है, हम ये कहते हैं कि इट इज़ एन एडाप्टेशन टू फोटो रेस्पायरेशन, कि जो फोटो रेस्पायरेशन थी जो प्लांट के लिए क्या है डिसएडवांटेजियस है, तो अब उससे उन्होंने कैसे अपने आप को सेव किया है कि उन्होंने अपने आप को जो है वो अडॉप्ट कर लिया है कि ज़ाहिर है रूबिस्को एंजाइम बन चुका है, वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वो क्या है O2 को भी ऐड कर सकता है। अब जस्ट ना रूबिस्को का जो था ना ऑक्सीजनेशन जो थी उसको आप कह सकते हैं रिड्यूस करने के लिए, यानी वो ऑक्सीजनेशन ना करे, ऑक्सीजनेशन की एबिलिटी को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि जब फोटोसिंथेसिस के दौरान O2 का लेवल बढ़ रहा होता है और CO2 का कम होता है, मतलब कंडीशंस हैं दे आर नाउ बिकमिंग फेवरेबल फॉर फोटो रेस्पायरेशन। तो ये जो C4 प्लांट्स हैं ना, दे हैव एन अल्टरनेट सोर्स फॉर CO2 सप्लाई, यानी जैसे CO2 का लेवल फॉल करेगा, कंडीशन जो होती है ना वो फोटो रेस्पायरेशन के लिए फेवरेबल हो जाएगी, लेकिन ये एक सेकंड सोर्स होगा जिससे ये क्या करते हैं CO2 लेना शुरू कर देंगे। मतलब क्या होगा, CO2 कंसंट्रेशन जैसे C3 प्लांट्स के अंदर फॉल करती थी, इनके अंदर उतनी कंसंट्रेशन फॉल नहीं करेगी कि इनके अंदर इंटरनल एक पाथवे है कि विच इज़ आल्सो गिविंग CO2 फॉर कैल्विन साइकिल। तो जब CO2 मिलती रहती है तो फिर क्या होगा, RUBP की कार्बोक्सिलेशन होगी, ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, मतलब फोटो रेस्पायरेशन जो होगी दैट विल बी रिड्यूस्ड। तो इस तरह से जो फाइनल प्रोडक्टिविटी होगी फोटोसिंथेसिस की वो क्या है इंक्रीज़ कर जाएगी। अब होता क्या है इसमें, देखें नॉर्मली मैं एक बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये 2-3 सेक्शंस ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे एयर लिख रहा हूँ कि प्लांट्स नॉर्मली क्या करते हैं CO2 जो होती है वे एयर से लेते हैं, और यहाँ पे ना ये मैं ऐसे ये मीज़ोफिल सेल लिख देता हूँ, एक ना यहाँ पे बंडल शीथ सेल ये मैं लिख रहा हूँ, यानी जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं ना उनके बाद जो सेल्स हैं ना जो एक शीथ या कवरिंग बना रहे होते हैं उनको बंडल शीथ सेल कहते हैं। होता यह है कि देखें जो मीज़ोफिल सेल था इसके अंदर जब ये CO2 आती है तो ये CO2 जो है वो मिलेगी PEP, पेप भी इसको आप कहते हैं, और ये 3 कार्बन कंपाउंड है। और ये आपने पढ़ा हुआ भी है कि साइटोप्लाज्म में चूँकि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस भी हो रहा है, और जो सेकंड लास्ट स्टेप था ना, स्टेप नंबर 9, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट बनती है वो फास्फोइनोल पायरुवेट बनेगी।
अब वो जो फास्फोइनोल पायरुवेट या पेप है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद है, क्या कर रहा है, जो मीज़ोफिल सेल है उसको मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, अब कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई, होगा ये कि ये CO2 और ये पेप आपस में मिलेंगे, एक कंपाउंड बनता है ऑक्सैलो एसीटेट। अब पेप में कितने कार्बन से 3, एक CO2, टोटल कितनी होगी 4 कार्बन। लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम है वो डिफरेंट है, इसको हम पेप्को का नाम देते हैं। पेप्को क्या है, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, यानी ये उसकी कार्बोक्सिलेशन हुई। अब देखें MCQ में ये बात भी आ सकती है कि ऑक्सैलो एसीटेट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम, पता होनी चाहिए कि पेप से बनता है, लेकिन पेप की क्या करेंगे आप, कार्बोक्सिलेशन करेंगे, यू विल ऐड CO2 इनटू दिस। अब ना ये जो ऑक्सैलो एसीटेट बना ना, ये एक अमीनो एसिड होता है एस्पार्टेट, उसमें भी चेंज हो जाता है और वो चाहे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में चला जाए या वैसे भी क्या स्टोर्ड फॉर्म में रह सकता है, और ये वापस भी एस्पार्टेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो सकता है। बाद में क्या होगा कि ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है जो बेसिकली क्या था, एक 4 कार्बन कंपाउंड है, ये यहाँ से मीज़ोफिल सेल से निकलेगा और ये चला जाएगा किसमें, बंडल शीथ सेल के अंदर, और वहाँ पे ये एक और 4 कार्बन कंपाउंड है, मैलिक एसिड कह लें या मैलेट के अंदर चेंज हो जाता है। अब ये जो मैलेट होगा ये बंडल शीथ सेल में उसी तरह से स्टोर्ड फॉर्म में रहेगा। हाँ, जिस वक्त केल्विन साइकिल, ये देखिए मैं यहाँ पे ना इस तरह से ये एरोस बना रहा हूँ, ये इसमें क्या है, शाबाश, ये केल्विन साइकिल को जाहिर कर रहा हूँ कि वो भी चल रहा होता है, लीफ के अंदर है ना, तो उसमें जैसे CO2 की डेफिशिएंसी होगी तो ये जो मैलेट है ये पायरुवेट के अंदर ब्रेक होगा, और पायरुवेट अगेन क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये साथ ही क्या करेगा, CO2 लूज़ कर देगा, और वो CO2 किधर चली जाएगी, शाबाश, केल्विन साइकिल की तरफ। वो जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ था, रुबिस्को जो होगा एंजाइम, इस CO2 को RuBP के साथ कंबाइन करके PGA-G3P वो चलता रहेगा। यानी आप देखें ये CO2 जो है वो किस तरह से केल्विन साइकिल को दी जा रही है, ये वो डिफरेंट एक पाथवे था कि विच इज़ प्रोवाइडिंग CO2 टू केल्विन साइकिल। बाकी रह गया पायरुवेट जो होता है ना, यहाँ से वापस आ जाएगा किस में, शाबाश, मीज़ोफिल सेल्स के अंदर, और ये पायरुवेट जो होता है ना ये चेंज हो जाएगा किस में, पेप्को के अंदर। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, जो ATP है वो यूटिलाइज होगी या हाइड्रोलाइज होता है एक मालिक्यूल, तो ये पायरुवेट जो है वो फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये आगे ग्लाइकोलिसिस में वो पायरुवेट में भी जा सकता है, ये बाकी ना ये पाथवे। लेकिन असल जो हमने देखना था ना, ये C4 पाथवे जो है उसके कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कैसे किया जा रहा है। एक तो वो था जो C3 प्लांट्स कर रहे थे, वो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और उसको जब वो फिक्स करते जा रहे हैं। यहाँ पे वो CO2 जो है ना वो डायरेक्ट केल्विन साइकिल में फिक्स नहीं हो रही, बल्कि क्या था, वो साइटोप्लाज्म में पहले ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगी, फिर मैलेट, और मैलेट जो है वो ब्रेक डाउन होकर क्या करेगा, ये करेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्रोवाइड करेगा, और फिर वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और वो वापस पेप्को के अंदर हो जाएगा। लेकिन देखें जो CO2 यूटिलाइज या फिक्स होने के बाद जो पहला कंपाउंड बना ऑक्सैलो एसीटेट वो 4 कार्बन था, इसलिए हम इसको ना C4 पाथवे या C4 साइकिल B कहते हैं। अब ज़ाहिर है कि ये एक एडिशनल आप कह सकते हैं पाथवे है C4 प्लांट्स के अंदर जो CO2 प्रोवाइड कर रहा है, तो इस वजह से बेटे हम ये कह सकते हैं CO2 की डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, CO2 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा फॉल नहीं करेगा, तो फोटो रेस्पिरेशन के जो चांसेस हैं वो कम हो गए। अब ये सॉर्गम है या शुगर केन वगैरह है, उनके अंदर शुगर प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, बेसिकली उसमें क्या है, ये C4 है, C4 पाथवे है। मेरे ख्याल में ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। इसमें ये थोड़ा सा मैंने मेंशन इसलिए भी कर दिया कि आपको पता होना चाहिए कि जो C4 पाथवे है ना, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई है वो किस फॉर्म में हुई है, फिर ऑक्सैलो एसीटेट किस में कन्वर्ट हुआ, और केल्विन साइकिल के लिए जो था ना
वो कौन सा कंपाउंड है वो CO2 प्रोवाइड कर रहा है। ज़ाहिर है ये CO2 डायरेक्टली एयर से नहीं आ रही, ये इनडायरेक्टली आ रही है, और मैलेट जो होता है वो उसको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर 4 भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम वायरसेस का स्टार्ट लेंगे। अगर इसमें कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हुई तो इंशाल्लाह हम डिस्कशन सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।